आगे चलते हैं साहब। एक आजकल मैं आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दिलचस्प केसेस बताते रहता हूं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस ने ये जो वक्फ बाय यूजर चल रहा था, अब वक्फ बाय यूजर अभी खत्म है, लेकिन ये एक जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं। तो वक्फ बाय यूजर ये है कि किसी ने किसी को माने मैंने अपने ऑफिस में कह दिया कि भाई वो बाहर तुम नमाज पढ़ लो, उसने 4 जुमा पढ़ा और फिर ये जमीन वक्फ की हो गई दैट वे। तो वक्फ बाय यूजर वाले मामले में हमारे चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा एक आदेश किया है। उन्होंने कहा है कि साहब सिविल कोर्ट केवल ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल सब कुछ नहीं है, सिविल कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने ये कहा कि पहली बात, किसी भी प्रॉपर्टी को आप तब तक वक्फ नहीं मान सकते जब तक उसको वक्फ के ऊपर रूप में नोटिफाई ना किया जाए। आप मानते होंगे कि वक्फ है, लेकिन हम आपसे पूछेंगे क्या सरकार ने उसको वक्फ माना है? नोटिफिकेशन है। और आप तो जानते हैं, ओवैसी साहब कह चुके हैं कि कागज तो साहब 99% वक्फ प्रॉपर्टी के नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो जब तक नोटिफाइड नहीं है तब तक वो वक्फ नहीं है। अगर नोटिफाइड है तो भी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि वक्फ ट्राइब्यूनल, सब चीजें ट्रिब्यूनल में नहीं तय होंगी, आप इसके लिए सिविल कोर्ट का भी रास्ता खुला है। इस आदेश को मैं भी स्टडी कर रहा हूं और डिटेल में बताऊंगा, पर मेरा मानना है कि जस्टिस सूर्यकांत के इस आदेश ने वक्फ एक्ट में जो एक आध लूप होल था वो भी बंद कर दिया है। जब ये वक्फ एक्ट पास हुआ था उस वक्त भी मैंने कहा था कि इसको बढ़ने दीजिए, क्योंकि कोई भी कानून जो होता है वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं और उस कानून को मुकम्मल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं। मैंने कहा था आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश ऐसे आएंगे, इसके सारे लूप होल प्लग हो जाएंगे, भर जाएंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा, मैं एक आदेश देख रहा था साहब तेलंगाना हाई कोर्ट का, ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, तेलंगाना हाई कोर्ट पे आए उसके पहले मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं। आपको याद होगा जब संदेश खाली में दंगा हो रहा था, औरतों की इज्जत लूटी जा रही थी, रेप मर्डर हो रहा था, उस समय यूसुफ पठान ने, जो कि वहीं पड़ोस में सांसद हैं, उन्होंने अपनी फोटो शेयर की थी मदीना मस्जिद की। मैंने उसे पोस्ट भी किया था। वो दिखाना चाह रहे थे कि चाय पी रहे हैं, बढ़िया, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, मैं सांसद होकर यहाँ पे चाय पी रहा हूं। आपको याद है कि उन्होंने उस डेलीगेशन का हिस्सा बनना, उस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रख रही थी। यूसुफ पठान एक अत्यंत ही कट्टर मुस्लिम है। दोनों भाई हैं एकदम पक्की, कहीं किसी में कोई संदेह नहीं। मैं खुलेआम कहता हूं, पहले भी कहता रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। तो ये सब उनकी हरकतें खैर चलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वो अदीना मस्जिद में जाकर चाय पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे। अच्छा, अदीना मस्जिद को हिंदू आदिनाथ मंदिर मानते रहे। ब्रिटिश सर्वेयर्स ने, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इसको हिंदू मंदिर लिखा है, बताया है कि किस तरह मुगलों ने इसको तोड़कर इसे आदिनाथ मंदिर को अदीना मस्जिद में एक कन्वर्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है, मामूली मस्जिद में फिर क्या मजा है, जब तक एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो तो उस पर खड़े होकर फोटो खिंचाने का आनंद ही कुछ और है। यूसुफ पठान यही कर रहे थे। आपको जानकर खुशी होगी कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसमें एएसआई को निर्देश दे दिया है कि वो मंदिर के मूल चरित्र का पता करे, मस्जिद है कि मंदिर है, एक्चुअली क्या। आप जब मदीना मस्जिद का आप स्ट्रक्चर देखें, आपको मतलब चिल्ला चिल्ला कर वहां के दरो दीवार कह रहे हैं कि मंदिर है। मतलब एक कोई सरसरी तौर पे भी, मैंने आपको एक बार बताया था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में जो बगल में वो ज्ञान वापी मस्जिद है, तो उसकी 3 दीवारें सफेद रंग की मस्जिद की तरह रंग दी जाती हैं, एक दीवार छोड़ दी जाती है एकदम मंदिर की तरह। मैंने उनकी इंतजामिया कमेटी से पूछा था कि भाई ये दीवार क्यों छोड़ देते हो, इसको भी सफेद रंग से रंग दो, पता ही नहीं चलेगा कि यहां मंदिर था। उन्होंने जवाब नहीं दिया, पर इसको मैं बार बार दोहराता हूं कि एक दीवार जिसको किबला वॉल कहते हैं, किबला वॉल वो होती है जिधर काबा माना जाता है और जिधर की तरफ मुंह करके नमाज होती है, तो किबला वॉल को इसलिए छोड़ दिया जाता है जिसमें लोगों को याद रहे कि यहां मंदिर था और यहां मस्जिद है। याद दिलाने के लिए, आपको आपका ह्यूमिलेशन, आपको आपकी हार याद दिलाने के लिए। बहरहाल मदीना मस्जिद भी कुछ ऐसी है और उसमें हिंदुओं ने पीआईएल किया। उन्होंने कहा कि साहब एएसआई को निर्देश दिया जाए कि
इस मंदिर के पता करें कि मंदिर है कि मस्जिद है। हमारा मानना है मंदिर है। देखिए जस्ट इसमें तो तुरंत मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्ट किया कि साहब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप मामला जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मना करता है। अच्छा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत उटपटांगा आदेश भी किए। जैसे राम मंदिर वाले में उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया, कर देते सारा मामला ही तय हो जाता, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया और बाद में ऐसा आदेश कर दिया जिसके लिए आज वो आलोचना के पात्र हैं। लेकिन ये भी लोग बताते हैं कि चूंकि उनकी बेंच में एक मुस्लिम जज थे और उन मुस्लिम जज ने साइन करने से मना कर दिया, तो इनको अकोमोडेट करने के लिए एएसआई की रिपोर्ट को हटाया गया था। तो उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक बड़ा दिलचस्प बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने मान लिया कि मंदिर 1947 के बाद मंदिर मस्जिद नहीं हो सकता, मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन पहले पता तो कर लें कि मंदिर है कि मस्जिद। केवल बोर्ड लगाने से थोड़ी ना हो जाएगा। अब ये बात उनकी कहीं ना कहीं सारी कोर्ट्स के एकदम अंदर उतर गई। तो हाईकोर्ट ने भी कहा जरा पता तो कर ले कि मंदिर है कि मस्जिद। तमाशा ये कि मुस्लिम पक्ष से ज्यादा अगर इसका किसी ने विरोध किया तो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार, ममता सरकार ने इसका बड़ा मुखर विरोध किया। बहरहाल हाईकोर्ट ने आदेश दिया एएसआई को कि आप पता करें कि ये मंदिर है कि मस्जिद। हकीकत ये कि अभी तक एएसआई वहां कार्रवाई नहीं शुरू कर पाई। ममता बनर्जी की सरकार रहते शायद एएसआई वहां पे पता कर भी ना पाए, जबकि वो जो मस्जिद है, वो जो मंदिर है, जो भी है, वो एएसआई के कंट्रोल में। आपको याद है संभल में एएसआई ने कहा था कि 125 साल से संभल मस्जिद हमारे पास है, हमको घुसने नहीं देते, क्योंकि संभल में 75% ज्यादा मुस्लिम है। तो बंगाल में ममता बनर्जी के रहते एएसआई क्या कर पाएगी तो बात की बात है, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश कर दिया है। इसी तरह तेलंगाना हाईकोर्ट ने बड़ा इंटरेस्टिंग आदेश किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में एक सैयद अली गए। सैयद अली गए, साहब मैं भारतीय हूं लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है मेरी नागरिकता को लेकर। हुआ क्या कि जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद भारत सरकार ने यह कह दिया कि जितने लोग पाकिस्तान से यहां लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के वीजा को लेकर आए हैं उन सबकी जांच होगी और फिर से उनको जांचा परखा जाएगा और उनके वीजा को भी देखा जाएगा कि बढ़ाना है, घटाना है, खत्म करना है, वापस भेजना है। बहुत लोग वापस ही भेजे गए थे, आपने देखा था। तो सैयद अली साहब गए, उन्होंने कहा मैं 1992 में भारत में पैदा हुआ था, उसके बाद भी भारत सरकार मुझे भारत का नागरिक नहीं मानती और मेरी वीजा की जांच कर रही। तो कहा साहब ये वीजा की बात कहां, जब आप भारतीय नागरिक की वीजा कहां से आया? तो उन्होंने बताया एक्चुअली क्या हुआ, 2003 तक हमारे यहाँ ये एक व्यवस्था थी कि अगर आपके माता या पिता में से एक भी व्यक्ति भारतीय है तो आपको भारतीय मान लिया जाता था। लेकिन 2003 में अटल बिहारी सरकार ने इसको बदला और कहा नहीं, माँ बाप दोनों जब भारतीय होंगे तभी आपको भारतीय माना जाएगा, तभी आपको नागरिकता मिलेगी। बाकी एक जैसे कहते हैं बाहर से आदमी आता है तो उसको नागरिकता प्रदान की जाती है, जैसे CAA की बात हो रही है। तो साहब सैयद अली ने बताया कि इनकी जो माँ, इनकी सैयद अली की जो मदर थी, इनके सैयद अली के जो नाना नानी थे दोनों भारतीय थे। जाहिर सी बात है स्वयं भारतीय होंगे ना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। फिर सैयद अली की अम्मी जब बड़ी हुई तो उन्होंने एक पाकिस्तानी आदमी से निकाह कर लिया और निकाह करके पाकिस्तान चली गई। वहां जाकर उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली और भारत की नागरिकता छोड़ दी। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई सैयद अली से, तो वो सैयद अली को जन्म देने के लिए अपने मायके यानी हैदराबाद वापस आए। हैदराबाद आके उन्होंने 1992 में सैयद अली को जन्म दिया। जब सैयद अली 2-3 महीने के हो गए तो उनको लेकर उनकी मां फिर पाकिस्तान चली गई, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। जब वो दोबारा प्रेग्नेंट थी तो उनके पति ने मार के उनको घर से निकाल दिया, तो फिर इंडिया आ गई। फिर इंडिया से उन्होंने अपने पति ने उनको पाकिस्तान से तलाक दे दिया, तो उन्होंने पति छोड़ के भी दूसरी शादी कर ली। लेकिन इस बीच उनको अपने पाकिस्तानी पति से दूसरी औलाद भी हो गई। अब ध्यान दें, वो पाकिस्तानी नागरिकता ले चुकी थी, वो हिंदुस्तानी नागरिकता छोड़ चुकी थी। तो सैयद अली के मां और बाप दोनों पाकिस्तानी हुए, पर सैयद अली कहते हैं मैं तो भारत में पैदा हुआ, मैं तो भारतीय हूं। किसी जमाने में अमेरिका में यह कानून था कि जो अमेरिकी जमीन पे पैदा होगा वो अमेरिकी हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कानून बंद कर दिया और भारत में तो कानून कभी था ही नहीं। बहरहाल सैयद अली की अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और उससे भी बचा हो गया। अब ध्यान रखें कि सैयद अली की अम्मी पाकिस्तानी अभी तक है, उनका मामला कोर्ट में अभी तक लंबित है। वो आज तक वीजा में, उन्हें आज तक नागरिकता नहीं मिली और सैयद अली कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तानी माना जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट,
इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट, बीए, एमए, वोटर आईडी सब प्रस्तुत कर दिया, इतना कागज। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे साथ जो 2 और बच्चे पैदा हुए हैं मेरी अम्मी के, हम लोग 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों ने यहां भारत में शादी कर ली, हम सबके 3-3 बच्चे, तो कुल मिला के एक बड़ा कुनबा, टोला, मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। और हमारी अम्मी को ही नागरिकता नहीं मिली, हमको कह रहे नहीं। बहरहाल तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा कि हम ना तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस मानते हैं, ना तुम्हारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स मानते हैं, ना तुम्हारा आधार मानते हैं, ना तुम्हारा राशन कार्ड मानते हैं, तुम पाकिस्तानी हो। और रही बात ये कि तुमको हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस आके पूछताछ करती है, पुलिस का काम है, इसको हैरेसमेंट नहीं कहते। जाओ भारत सरकार देखो, अगर भारत सरकार तुमको नागरिकता दे दे तो ठीक हो, वरना इस कोर्ट की नजर में तुम पाकिस्तानी। बड़ा जजमेंट मैं कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश और किया जो मुझे बहुत पसंद आया। अनिल अंबानी को उन्होंने कहा कि आप अपना पासपोर्ट जमा कर दें, आप बाहर निकल के नहीं जाएंगे, देश से नहीं छोड़ेंगे। फिर उनके जो वकील थे दीवान साहब, वही दीवान साहब जो ममता बनर्जी के वकील थे, उन्होंने कहा मैं कोर्ट को आश्वासन दे रहा हूं कि अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं भागेंगे। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी का मानना है इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की गबन किया है, चोरी की है, और अपने को ये दिवालिया भी डिक्लेयर कर देते हैं। अनिल अंबानी की आप लाइफ स्टाइल देख लें तो किसी भी खरबपति जैसी है, लेकिन उन्होंने जाकर अदालत में अपने को दिवालिया भी डिक्लेयर किया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अनिल अंबानी की नीयत ठीक नहीं रही है। लेकिन इसके बाद भी जब अनिल अंबानी का नाम मोदी के डेलीगेशन में आया था तो मुझे आश्चर्य हुआ था जब वो फ्रांस डेलीगेशन गया था। मैं मानता हूं कि अनिल अंबानी एक इस तरह के उद्योगपति हैं जिससे सरकार दूरी ही बनाकर चले। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज बहुत नाराज थी और उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी के खिलाफ जल्दी से जल्दी जांच पूरी की जाए और इनको देश छोड़कर जाने ना दिया जाए।